Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 30th May 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Natural Allies in Development and Interdependence Conclave. So short में नाडी कॉन्क्लेव नाम से बुलाया जा रहा है. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view, also important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. Current context समझते हैं. तो देखिए, यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने गुवाहाटी में थर्ड एडिशन ऑफ नाडी कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट किया. नाडी का फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, नेचुरल अलाइज इन डेवलपमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस. नाम से जैसा आपको पता चल रहा है, हमारे जो आसपास के जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ बेहतर रिलेशंस डेवलप करने के लिए ये कॉन्क्लेव बुलाई गई है. इसमें बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर के अलावा आसाम चीफ मिनिस्टर तो थे ही, हाई कमिश्नर्स एंड एम्बेसडर्स फ्रॉम वेरियस नेबरहुड कंट्रीज एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वेर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग. ये जो नाडी कॉन्क्लेव है इट इज़ होस्टेड बाय अ शिलोंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एशियन कॉन्फ्लुएंस. याद रखिएगा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से. नाडी कॉन्फ्लुएंस में दो मुख्य बातों पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने बात की. पहले ही बातचीत की उन्होंने कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के ऊपर कि अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया है, और दूसरा इंडिया भूटान रेल लिंक वाया आसाम. तो सबसे पहले कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ उस पर उन्होंने बातचीत की है. हम ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है क्या. तो जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, इट इज़ ए मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, मतलब अलग अलग मोड्स हैं इसमें इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत टू कनेक्ट टू लोकेशंस. मल्टी मॉडल इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस कोलकाता पोर्ट और यहाँ से रिवराइन ट्रांसपोर्ट से हम यहाँ कोस्ट तक पहुँचेंगे, हल्दिया कोस्ट तक. फिर यहाँ से ओशन के अंदर लगभग 539 किलोमीटर का ये सी रूट होगा. फिर यहाँ जा कर के सितवे पोर्ट पे जा कर के मिलेगा ये कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट. ये सब मिला करके है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट. दिस इज अ प्रपोज्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बिटवीन दिस कोलकाता एंड दिस मिजोरम म्यांमार बॉर्डर. तो यहाँ पे ये रिवर राइन प्रोजेक्ट होगा, रिवराइन ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट. देन यहाँ पे सी ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट, इट गोज एंड मीट्स एट सितवे पोर्ट ऑफ म्यांमार. सितवे पोर्ट पे कैसा है, इट इज़ माउथ ऑफ कालादान रिवर ऑफ म्यांमार. जैसे कालादान नदी जो है वो इंडिया और म्यांमार शेयर करते हैं, तो कालादान नदी का माउथ जो है वो यहाँ सितवे पोर्ट पे आता. तो यहाँ सितवे पोर्ट से फिर रिवराइन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू होगा जो कालादान रिवर की मदद से होते हुए जाएगा कलेतुआ होते हुए यहाँ तक पहुँचेगा, मिजोरम और म्यांमार के बॉर्डर पे जोरीनपुरी तक पहुँचेगा. तो इस तरीके से ये कोलकाता पोर्ट को कनेक्टिविटी डेवलप कर दी गई है विथ मिजोरम. अदरवाइज अगर कोलकाता से मिजोरम जाना होता था पहले तो इट वुड टेक अबाउट 3 to 4 days. Now it will take only 1 day with help of this Kaladhan multimodal project and overall distance has been cut down by about 1000 kilometer. तो ये कालादान मल्टीमॉडल प्रोजेक्ट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विथ रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया. लेकिन अब इशूज़ क्या हैं कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में. ये प्रोजेक्ट 2008 में शुरू किया गया था विथ अ गोल ऑफ कंप्लीटिंग इट बाय 2016, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है. अगला टारगेट है 2023 तक ख़त्म करने का, लेकिन वो भी डिफ़िकल्ट लग रहा है अभी. क्या कारण है, क्यों ये डिले हो रहा है, इस पर बातचीत की है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने. उन्होंने कहा है सबसे पहला प्रॉब्लम तो है डिफ़िकल्ट टोपोग्राफी ऑफ द रीजन. तो नेचुरल फैक्टर्स हैं, आप देखिए ये रिवर के अलावा ये जो यहाँ के जो माउंटेन्स या रग्ड टेरेन्स हैं, इस कारण से यहाँ पे रोडवेज, रेलवेज या वाटरवेज को भी डेवलप कर पाना थोड़ा कठिन है. उसके अलावा दिस एरिया इज़ प्रोन टू इंसर्जेंसी. इंसर्जेंट ग्रुप्स लाइक
NSCN खापलांग आर एक्टिव इन दिस रीजन। तो कई दफ़ा यहाँ के जो लोकल इंजीनियर, जो हम इंजीनियर्स को अपॉइंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, उनको ये लोग मार देते हैं, एबडक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ इंसर्जेंसी इज अ मेजर ब्लॉकर इन कंप्लीशन ऑफ दिस कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। उसके अलावा दिस रीजन इज़ ऑल्सो नोटोरियस फॉर गोल्डन ट्राइंगल। आपने सुन रखा होगा गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल एक ऐसा एरिया है इस इन रीजन्स में, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, इन 3 देशों के ऊपर ये स्प्रेडेड है ये गोल्डन ट्रायंगल वाला एरिया। गोल्डन ट्रायंगल एरिया इज़ नोटोरियस फॉर ग्रोइंग ओपीएम एंड इट्स ट्रैफिकिंग। तो गोल्डन ट्रायंगल में यहाँ पे कई सारे, गोल्डन ट्रायंगल नाम से ये एरिया जो है वो डिफेम्ड है। यहाँ पे कई सारे ड्रग ट्रैफिकर्स एक्टिव हैं, और ये जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं ये कई सारे अलग अलग एक्सटॉर्शनिस्ट एक्टिविटीज़ में भी इंगेज होते हैं, और यहाँ के लोकल, यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं वर्कर्स हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियर्स हैं, उनको ये लोग हैरास करते हैं। दिस इज़ हाउ द प्रोजेक्ट, कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ कालादान मल्टी मॉडल इज़ गेटिंग डिलेड। उसके अलावा तीसरा चैलेंज है लैक ऑफ कोऑपरेशन विथ म्यांमार गवर्नमेंट। आपको पता होगा 2021 के जनवरी-फरवरी महीने में म्यांमार के अंदर एक मिलिट्री कू हुआ था, तब से वहाँ पे मिलिट्री जुंता का रूल आ गया है। और तब जब से वहाँ पे मिलिट्री जनता का रूल आया है, वहाँ के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया गया अंडर पार्टी NLD एंड लीडर आन सान सू की। जब से उनको हटाया गया है वहाँ पे, जब से मिलिट्री जनता की राज आया है, तब से म्यांमार गवर्नमेंट इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द वे इट वाज कोऑपरेटिंग अर्लियर, एंड दैट इज़ वाई द कंप्लीशन ऑफ कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट। फिर भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर साहब ने कहा है कि इंडिया इज़ फर्म ऑन कंप्लीटिंग कालादान प्रोजेक्ट, तो हम लोग इसको कंप्लीट करके ही रहेंगे। उसके अलावा उन्होंने बातचीत की है इंडिया भूटान रेल लिंक पे। तो एक प्रपोज्ड रेल लिंक है जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स को कनेक्ट करेगा भूटान के साथ। अभी ये प्रपोज्ड है। देखिए, भूटान में वैसे कोई ट्रेन या रेल ट्रांसपोर्ट है नहीं, लेकिन इंडिया ने भूटान के साथ एक MOU साइन किया है जिसमें इट विल बी डेवलपिंग रेल कनेक्टिविटी ऑफ भूटान एंड इंडिया, एंड दिस प्रपोज्ड रेल नेटवर्क विल मूव वाया आसाम। तो उम्मीद है कि असम से जब ये रेल नेटवर्क भूटान को कनेक्ट करेगा तो इट विल ओपन मैनी न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आसाम। लेकिन अभी भी भूटान काफ़ी रिलक्टेंस दिखा रहा है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, क्योंकि भूटान बहुत ज़्यादा फोकस करता है ऑन इट्स मेंटेनिंग इट्स एनवायरनमेंट। सो वो नहीं चाहता कि बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ आए फ्रीक्वेंटली जो उसके एनवायरनमेंट को डैमेज कर सके। दैट इज़ वाई भूटान इज़ लिटिल बिट रिलक्टेंट। लेकिन अगर ये रेल लिंक कंप्लीट हो जाता है तो इट विल हेल्प इन एक्सटेंडिंग बुद्धिस्ट सर्किट। तो बुद्धिस्ट सर्किट क्या है, इसको मैं पहले भी करा चुका हूँ, एक बार फिर बताता हूँ। हमारी सरकार, भारत सरकार की एक स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि पूरी तरह से भारत सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और स्वदेश दर्शन स्कीम में कैसा है कि इंडिया के अलग अलग रीजन्स को अलग अलग थीम पे डेवलप किया जा रहा है और उसको एक पर्टिकुलर सर्किट का नाम दिया जा रहा है। जैसे इस एरिया में डेवलप किया जा रहा है रामायण सर्किट, यहाँ पे कृष्णा सर्किट, शंकर देव सर्किट इन असम। तो उसी तरीके से ये बुद्धिस्ट सर्किट भी डेवलप किया गया है इन स्टेट्स लाइक बिहार एंड उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ पे प्लेसेस हैं बुद्धा से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड। तो बुद्धिस्ट सर्किट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाएगा टिल भूटान इफ़ दिस रेल नेटवर्क इज़ कंप्लीटेड। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रोहिंग्या इशूज एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है रोहिंग्या, एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। देखिए, रोहिंग्या एसेंशियली बिलोंग टू म्यांमार और उसके भी ये जो यहाँ पे कोस्टल प्रोविंस है रखाइन प्रोविंस या रखाइन स्टेट, उसको वहाँ को बिलोंग करते हैं रोहिंग्यास। अब अगर म्यांमार की आप डेमोग्राफी देखें तो म्यांमार में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो है बुद्धिस्ट, जबकि वहाँ पे वो उनकी पॉपुलेशन बुद्धिस्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन और लैंग्वेज उनकी बर्मीज लैंग्वेज है। जबकि जो रोहिंग्याज हैं ज़्यादातर ये रखाइन स्टेट में रहने वाले, उनका रिलीजन है इस्लाम और लैंग्वेज वो बोलते हैं बंगाली। अभी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है बुद्धिस्ट पॉपुलेशन
जो बर्मीज लैंग्वेज बोलती हैं म्यांमार की, वो इन रोहिंग्यास को जो इस एरियाज़ में रहते हैं उनको एक इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह देखते हैं कि तुम बांग्लादेश से और बाकी अलग अलग देशों से इलीगल तरीके से हमारे देश में घुस आए हो। तो ठीक वैसे ही जैसे नॉर्थ ईस्ट में, खासकर असम के अंदर, देर आर मैनी सस्पिशियस इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स आर लिविंग, सिमिलरली these Rohingyas are treated as illegal immigrants staying illegally in the Rakhine state of म्यांमार। और इस कारण से ये जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है वो इनके खिलाफ एट्रोसिटीज़ प्रैक्टिस करती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं रोहिंग्यास को। ये रोहिंग्यास जो हैं इनको हरास किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, मेम, किल्ड, रेप्ड, सो मैनी challenges these Rohingyas face because of the extremism shown by the majority community of Myanmar, which is Buddhist, and that is why once United Nations said Rohingyas are the most persecuted community in the world। रोहिंग्यास के लिए क्या नियम बनाए हैं वहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी ने, ज़रा देखिए। उन्होंने भी सिटीजनशिप लॉ रखा है, और रोहिंग्यास के लिए सिटीजनशिप लॉ कैसा है कि दे हैव टू प्रूव दैट दे हैव बीन स्टेइंग इन द कंट्री प्रायर टू 1823। तो 1823 से पहले से वो यहाँ रह रहे हैं, अगर वो ये साबित कर पाते, देन ओनली रोहिंग्याज, दोज रोहिंग्याज हु प्रूव दैट दे आर स्टेइंग इन दिस रखाइन स्टेट प्रायर टू 1823 ओनली, दे विल बी कंसिडर्ड एज द सिटीजनशिप ऑफ म्यांमार। जैसे हमारे यहाँ आसाम के अंदर एनआरसी अपडेट करने के लिए कट ऑफ डेट 1971 का या 1823 का। थिंक हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। अब लगभग 200 साल पहले से आप किसी एरिया से रह रहे हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव, एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द रोहिंग्यास स्टेइंग इन द रखाइन स्टेट हैव बीन डिक्लेयर्ड इलीगल इमिग्रेंट्स, एंड दैट इज हाउ द मेजॉरिटी कम्युनिटी हैज़ गॉट ए रीजन और ए काइंड ऑफ लेजिटिमेसी टू हरास, टॉर्चर, किल, रेप, मेम देम। और इसी कारण से रोहिंग्यास क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब इनको मेजॉरिटी से एक्सट्रीमिज़म फेस करना पड़ रहा है, एक्सप्लॉयटेशन, हरासमेंट फेस करना पड़ रहा है, तो कई सारे रोहिंग्या जो हैं अपने रखाइन स्टेट को छोड़ करके इलीगल तरीके से निकल करके जा करके बांग्लादेश के अंदर रेफ्यूजीज़ की तरह रहना शुरू कर दिया है। सो मैनी रोहिंग्याज, more than 8 lakh Rohingyas have migrated out of Rakhine state and they are staying in बांग्लादेश एज रेफ्यूजीज़। बांग्लादेश ने एक रेफ्यूजी कैंप बना रखा है जहाँ पे कई सारे रोहिंग्या माइग्रेंट्स रह रहे हैं, और उस रेफ्यूजी कैंप का नाम है कॉक्स बाजार रेफ्यूजी कैंप। मैनी रोहिंग्याज आर लिविंग इन कॉक्स बाजार रेफ्यूजी कैंप सिंस 2016 इन अ क्वाइट अनहाइजेनिक कंडीशंस। अभी करंटली ये न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि ये जो नाडी कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने पहले आर्टिकल में बात किया, वहाँ मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमेन भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया को रिक्वेस्ट किया है कि इंडिया उनकी मदद करे इन रोहिंग्यास को बांग्लादेश के रेफ्यूजी कैंप कॉक्स बाजार से वापस से रिलोकेट करने में टू द रखाइन स्टेट। यानी कि इंडिया इस बात पर नेगोशिएट करे और म्यांमार सरकार को कन्विंस करे कि रोहिंग्यास को वापस से रिलोकेट कराया जाए। नेचुरली इंडिया के लिए एक एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि इंडिया इस तरह का कंडीशन रख सकता है कि अच्छा ठीक है, हम इन रोहिंग्यास को यहाँ से कॉक्स बाजार से रखाइन स्टेट में माइग्रेट कराने के लिए नेगोशिएट करेंगे म्यांमार गवर्नमेंट से, लेकिन बांग्लादेश शुड ऑल्सो साइन ए रिपैट्रिएशन ट्रीटी विथ इंडिया एंड इट शुड बी रेडी टू टेक दोज इलीगल इमिग्रेंट्स हु हैव मूव्ड फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। तो इस तरह का एडवांटेज ले सकता है इंडिया इस पर्टिकुलर सिनेरियो से, लेकिन इसमें सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये है कि हाउ इंडिया विल कन्विंस म्यांमार फॉर रीलोकेटिंग दीज रेफ्यूजीज, दीज रोहिंग्यास बैक टू देयर रखाइन स्टेट। दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट पार्ट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूएस बिकमिंग लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, यूएस और चाइना मोर और लेस यही दो देश लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहते हैं। एज ए कंट्री दे आर द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया। तो जैसे बात की जाए 2019-20 की, तो यूएस वाज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। फिर बात की जाए 2020-21 की, तो चाइना इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और फिर 2021-22 में यूएस हैज़ री इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया। यूएस का ओवरऑल ट्रेड इंडिया के साथ रहा है इन द ईयर 2021-22 $119 billion, विच हैज़ इंक्रीज्ड टू ए लार्जर एक्सटेंट एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। पिछले साल यूएस और इंडिया का ट्रेड था $80 बिलियन और इस साल है $190 बिलियन, लगभग 50% का इंक्रीज। उसमें अगर बात की जाए
तो यूएस को हमने एक्सपोर्ट किया है $76 बिलियन का, जबकि यूएस से हमने इंपोर्ट लिया है $51 बिलियन का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। यूएस को हम ज़्यादा सामान बेचते हैं, यूएस से खरीदते कम है। तो $25 बिलियन हमने ओवरऑल यूएस से कमाया है वाइल ट्रेडिंग विथ यूएस। वहीं अगर बात की जाए तो चाइना के साथ हमारा 2021-22 में ट्रेड था ओवरऑल $115 बिलियन। तो यूएस के साथ 119, चाइना के साथ 115। तो दिस इज़ हाउ यूएस बिकेम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। लेकिन चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड है वो डेफिसिट में है, यानी कि हम चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और चाइना को कम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो ट्रेंड देखा गया है, वेयर यूएस हैज़ बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले टाइम में अब यूएस ही इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहेगा। चाइना विल नॉट री इमर्ज एज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और इसके पीछे मुख्य कारण बताया जा रहा है कि हाल फिलहाल में जो इंडिया यूएस ने बाकी कुछ देशों के साथ मिलकर के एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। इसके बारे में मैं ऑलरेडी डील कर चुका हूं, जहां पे मैंने आपको बताया कि द मेन गोल ऑफ दिस फोरम इज़ टू डीकपल द एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज फ्रॉम चाइना एंड रिड्यूस इट्स ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना। तो IPEF अगर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है तो आने वाले टाइम में चाइना से हमारा ट्रेड थोड़ा कम हो सकता है और यूएस से हमारा ट्रेड बढ़ सकता है। एंड दिस इज हाउ दिस ट्रेंड ऑफ यूएस बिकमिंग द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर may continue in future as well. The next article is about connectivity projects in Northeast and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो देखिए, जो नाडी कॉन्क्लेव हुआ है वहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर साहब के अलावा हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी पार्टिसिपेट किया है। और इसी कॉन्क्लेव में सी एक्सप्लेन्ड कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ कमिंग अप विथ अ प्रोजेक्ट ऑफ ₹1,34,200 करोड़ फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इम्प्रूविंग इट्स कनेक्टिविटी। तो ये मेजर इन्वेस्टमेंट है जो आने वाले टाइम में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम देख सकते हैं, दैट में अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, जैसे 20 रेलवे प्रोजेक्ट हैं 74,000 करोड़ के, 4,000 किलोमीटर का रोड बनाया जाएगा 58,000 करोड़, 15 ऑन गोइंग एयर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं ऑफ अबाउट 2,200 करोड़। ये सब तो हैं ही। एक इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ईस्टर्न वाटरवेज कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड। तो क्या है ईस्टर्न वाटरवे कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड, ये ज़रा समझिए। उसके लिए आप ये इमेज देख लीजिए। देखिए, इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, और हमारा आपको पता है ब्रह्मपुत्रा के ऊपर है नेशनल वाटरवे नंबर 2 सदिया टू धुबरी, और नेशनल वाटरवे नंबर 1 है गंगा रिवर के ऊपर इलाहाबाद टू हल्दिया। अभी नेशनल वाटरवे नंबर 1 और नेशनल वाटरवे नंबर 2 को कनेक्ट किया जाएगा थ्रू मैनी ट्रांजिशन वाटरवेज। तो कई सारे और छोटे छोटे वाटरवेज बना करके नेशनल वाटरवे नंबर 1 और नेशनल वाटरवे नंबर 2 को कनेक्ट किया जाएगा। मेनली जो ट्रांजिशन वाटरवेज हैं जो नेशनल वाटरवे नंबर 2 और 1 को कनेक्ट करेंगे, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, IBP रूट। वो क्या है मैं थोड़े टाइम बाद समझाऊंगा। IBP रूट, तो इससे होगा क्या, ये जो पूरा का पूरा वाटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, इसी को नाम दिया जा रहा है ईस्टर्न वाटरवे कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड। आप सोचिए, अगर ये जब कनेक्ट हो जाएगा तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कनेक्टिविटी मेन लैंड इंडिया से नॉर्थ इंडिया से कितनी स्मूथ हो जाएगी, खासकर वाटर कनेक्टिविटी। और वाटर कनेक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड के लिए। जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं वो रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं किए जाते हैं, वाटर के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। सो ईस्टर्न वाटरवे कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड, अगर आपसे कोई पूछे कि एक लाइन में बताइए क्या है, तो इसका मुख्य पर्पस है नेशनल वाटरवे नंबर 2 और नेशनल वाटरवे नंबर 1 को कनेक्ट करना थ्रू इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट क्या है? इंडिया और बांग्लादेश ने आपस में एक प्रोटोकॉल या अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंतर्गत कई सारे रूट्स डेवलप किए जाएंगे जो इंडियन रिवर्स जो कोलकाता में या बाकी उड़ीसा के रिवर्स हैं उनको कनेक्ट करने की आज़ादी दी जाएगी विद द नॉर्थ ईस्टर्न रिवर्स, एंड दीज रूट्स विल मूव वाया बांग्लादेश। तो दिस इज अ प्रोटोकॉल एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इसीलिए इसको इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट कहते हैं। अंडर दिस एग्रीमेंट वेसल्स ऑफ आइदर कंट्री कैन ट्रैवल थ्रू ए स्पेसिफाइड रूट। तो बांग्लादेश के वेसल्स इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया के वेसल्स बांग्लादेश में जा सकते हैं बाय फॉलोइंग दीज 4 स्पेसिफाइड रूट्स अंडर दिस प्रोटोकॉल रूट। ये जो 4 स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल रूट्स हैं वो ये हैं: कोलकाता, हल्दिया, धुबरी, पांडू, सीलाघाट, कोलकाता, हल्दिया, जाखीगंज,
करीमगंज, राजशाही, गोदावरी, धुलियान, करीमगंज, जाकीगंज, धुबरी, पांडु, सीलाघाट। तो ये 4 प्रोटोकॉल रूट्स याद रखना, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी से रिलेटेड ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑगमेंटेड रियलिटी की बात की जाए तो ऑगमेंटेड रियलिटी में जो फिजिकल वर्ल्ड है इट इज़ नॉट कंप्लीटली शट आउट, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। और वर्चुअल रियलिटी में फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट आउट, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। लेकिन तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। ऑगमेंटेड रियलिटी अलाउज इंडिविजुअल टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड improves द एक्सपीरियंसेस यूजिंग कैमरा एंड स्मार्टफोन, एब्सोल्युटली करेक्ट। वर्चुअल रियलिटी क्लोजेस द वर्ल्ड एंड transposes an individual providing complete immersion experience, so this statement is also correct, so the correct answer is option B, 3 and 4 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.